काफी सारे साइंटिस्ट, बिजनेसमैन एंड पॉलिटिशियन हाइड्रोजन को फ्यूचर फ्यूल की तरह देखते हैं, लेकिन क्यों दुनिया का सबसे अमीर इंसान एलोन मस्क इसको स्टूपिड टेक्नोलॉजी बोल देता है? क्यों एलोन भाई, क्या ख्याल है आपका हाइड्रोजन कार्स के ऊपर? I don't want to listen to a debate on hydrogen fuel cells because I just think that they're extremely silly. बट हमारे देश के ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्टर नितिन गडकरी सर, उनका तो कुछ और ही व्यूज है इसके ऊपर। क्यों नितिन सर जी, आप बताइए आपका क्या व्यू है हाइड्रोजन कार्स के ऊपर? अभी 3 दिन पहले आपने पढ़ा होगा, जर्मनी में एक रेलवे 1000 किलोमीटर हाइड्रोजन पे चली, हवाई जहाज चलेंगे। तो ये दिस इज द फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी। तो आप क्या देखते हैं कि आने वाले फ्यूचर में इंडिया कहां पे होगा हाइड्रोजन के अंदर? हिंदुस्तान ग्रीन हाइड्रोजन को एक्सपोर्ट करने वाली वर्ल्ड की पहले नंबर की ताकत होगी। अब यार दोनों के अलग अलग व्यूज हैं, तो इनमें से सही कौन है और गलत कौन? एंड दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर हाइड्रोजन इतनी ही इवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है तो क्यों टेस्ला की जो बैटरी वाली कार है उसकी मंथली सेल हाइड्रोजन कार्स की पूरी करियर से ज्यादा है? तो आज की इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि नितिन गडकरी वर्सेस एलोन मस्क या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल वर्सेस हाइड्रोजन व्हीकल्स। तो मेरा नाम है नमन एंड आई एम सीईओ एंड को-फाउंडर ऑफ टेक्यान। किसी भी फ्यूल की जो उसकी एनर्जी डेंसिटी होती है वो सबसे ज्यादा मैटर करती है। जैसे कि मैं डीजल की बात करता हूं तो डीजल की लगभग 12,500 वाट आवर पर लीटर होती है एनर्जी डेंसिटी, एंड मैं पेट्रोल की बात करूं तो 11,500 वाट आवर पर लीटर। बट हाइड्रोजन फ्यूल की एनर्जी डेंसिटी तो बहुत कम है, 1300 वाट आवर पर लीटर। तो यानी ये पेट्रोल और डीजल से तो कहीं से कहीं तक भी कंपेयर करता ही नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए तो लिथियम आयन बैटरी से तो स्टिल इसकी एनर्जी डेंसिटी बहुत ज्यादा है। और दूसरी बात, ये ज्यादा क्लीन भी है क्योंकि हाइड्रोजन फ्यूल सेल की एमिशन में सिर्फ और सिर्फ क्लीन वाटर निकलता है, यानी आप उसको पी भी सकते हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर यूज होने वाली जो बड़ी बड़ी बैटरीज लगती है उनके अंदर जो सेल्स होते हैं लिथियम आयन सेल्स, उनको प्रोड्यूस करने में माइनिंग का सहारा लेना पड़ता है क्योंकि हमें लिथियम माइनिंग करके निकालना पड़ता है। अब माइनिंग से तो इतना पोल्यूशन होता है, साथ के साथ में जो दूसरी कंट्रीज के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी भी बढ़ जाती है, राइट? देखा जाए हाइड्रोजन तो हर लिहाज से बैटरी वाली कार से ज्यादा बेस्ट है, राइट? लेकिन यहीं पर एक कैच आ जाता है, क्या? हाइड्रोजन कार्स जो है वो बहुत ज्यादा इनएफिशिएंट होती है। अब मैं अगर बात करता हूं कि एक इलेक्ट्रिक व्हीकल की उसकी एफिशिएंसी कितनी होती है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल की एफिशिएंसी जो कि सिर्फ और सिर्फ बैटरी पे चलती है उसकी एफिशिएंसी होती है 90% के करीब। लेकिन अगर मैं हाइड्रोजन की बात कर लेता हूं तो हाइड्रोजन की होती है 40%। अब हाइड्रोजन कार्स इतनी इनएफिशिएंट क्यों है? तो देखिए यार, ये बात आती है इसके प्रोसेस के अंदर। अब ये पहले देख लेते हैं कि हाइड्रोजन को निकाला कैसे जाता है। देखिए, हाइड्रोजन सबसे ज्यादा अबंडेंट मटेरियल है इस पूरे यूनिवर्स का, लेकिन इसके अंदर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि इसको फ्री स्टेट के अंदर रहना नहीं पसंद है, यानी कि इसको किसी और मटेरियल के साथ में जुड़ के ज्यादा पसंद आता है। जैसे कि आमतौर पर पूरी दुनिया के अंदर अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन हमें पानी से मिलता है क्योंकि H2O, क्योंकि एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के ऊपर 2 हाइड्रोजन सवार होते हैं। अब मैं दूसरी बात करता हूं तो यहाँ पे कई सारे कार्बन चेन्स, जैसे डीजल, वो भी हाइड्रोकार्बन्स की चेन है, यानी डीजल के अंदर कार्बन एंड साथ के साथ में हाइड्रोजन अवेलेबल है। एंड हाइड्रोजन कहीं ना कहीं बहुत की रोल प्ले करता है उसके एनर्जी डेंसिटी प्रोवाइड कराने के अंदर। बट अब हमें हाइड्रोजन, प्योर हाइड्रोजन चाहिए, हमें ऑक्सीजन चाहिए ही नहीं है। तो हमें हाइड्रोजन करने के लिए एक मेथड का यूज किया जाता है, इलेक्ट्रोलिसिस। अब ये जो इलेक्ट्रोलिसिस होता है इसके अंदर होता क्या है कि हम 2 इलेक्ट्रोड्स को पानी के अंदर डिप कर देते हैं। यहाँ पे हम हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन होता है ये दोनों सेपरेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन मिल जाता है एंड साथ के साथ में ऑक्सीजन भी मिलता है, जिसको हम दूसरे फर्दर केस के अंदर यूज कर सकते हैं। क्यों? है ना सिंपल। यहीं पे क्या चल जाता है। देखिए, अब हमें ये समझना पड़ेगा कि पानी के अंदर हाइड्रोजन के साथ साथ ऑक्सीजन भी हो एंड हम वहां से लिमिटेड अमाउंट में ही हाइड्रोजन निकाल सकते हैं। एंड दूसरा, इस प्रोसेस को कंडक्ट करने में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी पड़ती है, एंड जितनी हिसाब से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं उतनी एफिशिएंसी हमें मिलती नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम काफी सारी स्टेजेस के अंदर हाइड्रोजन को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं। हम यहाँ पे डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी का यूज नहीं कर रहे हैं, हम पहले हाइड्रोजन से हाइड्रोजन फ्यूल्स को चला रहे हैं। हाइड्रोजन फ्यूल सेल को चलाने के बाद में जब हम उसको बैटरी में स्टोर कर देते हैं एंड बैटरी के स्टोर करने के बाद में हम उससे मोटर को चलाते हैं, एंड जो मोटर की भी जो हीट लॉस होता है, यहाँ पे भी कई सारी चीजें मैटर करती हैं, जिसकी वजह से जो इसकी ओवरऑल एफिशिएंसी होती है वो 40% पे आके टिक जाती है, जितनी की एक डीजल कार की होती है। बट वहीं पे अगर मैं बात करूं एक नॉर्मल इलेक्ट्रिक व्हीकल की, तो उसके अंदर एक बड़ी ही बैटरी पैक होती है, एंड जो भी हम पहले से ही इलेक्ट्रिसिटी को बना के रख देते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे भी हाइड्रोजन से या फिर सोलर एनर्जी से या फिर हम किसी कोल से
से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर देते हैं। तो यहाँ पे 2 ही स्टेप्स के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट की जा रही है और वो ट्रांसफर की जा रही है मटेरियल्स के अंदर। जैसे कि यहाँ पे हम इस तरीके से देख सकते हैं कि फैक्ट्री से जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी बनती है वहां से डायरेक्टली जो एनर्जी है वो जाती है आपके ग्रिड के अंदर और वहां से आपकी कार्स के अंदर स्टोर हो जाती है। एंड देखिए फिजिक्स का एक बेसिक रूल है, जितनी ज्यादा आप एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे, उसको जितना ज्यादा ट्रांसफर करेंगे, उतनी ही उसकी एफिशिएंसी जो है वो घटते चली जाएगी। चलो अब प्रोसेस भी देख लेते हैं कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल काम आखिर कैसे करता है और एक नॉर्मल बैटरी जो है वो काम कैसे करती है। तो अब मैं हाइड्रोजन फ्यूल सेल की बात करूं तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल के अंदर आपको 3 स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, जहां पे बेसिक स्ट्रक्चर पहला होगा, एक एनोड होगा, एक कैथोड होगा और बीच में एक सेपरेशन लेयर होगी एंड बीच में काफी सारे इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे। अब यहाँ पे होता क्या है कि हाइड्रोजन जो कि एनोड के अंदर ऑलरेडी स्टोर होता है एंड कैथोड साइड पे आपको ऑक्सीजन देखने को मिल जाती है। जब हम एनोड मटेरियल में हाइड्रोजन को प्रोवाइड करते हैं तो वहां पे हम उसके कंपोनेंट्स को 2 पार्ट्स में तोड़ देते हैं, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। अब ये जो सेपरेशन लेयर आप बीच में देख रहे हैं, इसका एक ही काम होता है, ये प्रोटॉन्स को आर पार जाने देता है, यानी इससे सिर्फ प्रोटॉन बाहर निकल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन उधर जा ही नहीं सकता। अब इलेक्ट्रॉन को हम जाके तारों से लेके उसको बैटरी स्टोर करवा देते हैं और एक सर्किट पूरा करवा देते हैं। अब हमने कैथोड मटेरियल के अंदर ऑक्सीजन तो पहले से ही प्रोवाइड कर रखी है। अब हम क्या करते हैं, जो सर्किट पूरा कर रहा है इलेक्ट्रॉन वो दोबारा से कैथोड के अंदर आता है, प्रोटॉन के साथ में कंबाइंड होकर वो हाइड्रोजन बनाता है एंड हाइड्रोजन दोबारा से ऑक्सीजन के साथ में कंबाइंड हो जाती है और हमें एमिशन में प्योर पानी मिलता है, बिल्कुल प्योर। लेकिन अगर मैं वही बात करता हूँ एक नॉर्मल लिथियम आयन सेल की, तो यहाँ पे 3-4 कंपोनेंट्स जो है सबसे ज्यादा बेसिक यूज किए जाते हैं, जो कि सबसे ज्यादा वाइडली यूज है फिलहाल की इंडस्ट्री के अंदर। हम इस केमिस्ट्री को बोलते हैं NMC यानी कि निकल मैग्नीशियम कोबाल्ट। अब इसके अंदर जो सबसे की रोल प्ले कर रहा है वो है हमारा व्हाइट गोल्ड। अब ये भाई व्हाइट गोल्ड क्या बोला है, तो लिथियम व्हाइट गोल्ड है। जैसे डीजल को हम ब्लैक गोल्ड बोला जाता है, वैसे ही लिथियम को व्हाइट गोल्ड यानी कि सफेद सोना बोलते हैं। अब ये सोना इसलिए है क्योंकि ये बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। अभी की इंडस्ट्री के अंदर दुनिया में जितनी भी बैटरीज बनती है उसमें मैक्सिमम आपको यूज जो है वो लिथियम का देखने को मिलता है एंड लिथियम का एक्सेस कुछ ही कंट्रीज के पास में है। अब इस सेल के अंदर होता क्या है कि हम लिथियम को कैथोड की तरह यूज करते हैं एंड मैक्सिमम काम जो होता है वो एनोड के अंदर किया जाता है। अब एनोड को इस तरीके के मटेरियल से बनाया जाता है जहां पे जो उसकी एनर्जी है वो लिथियम के जो आयंस है वो स्टोर हो सके उस एनोड के अंदर, ताकि ये जो सर्कुलेशन है, इसी सर्कुलेशन को जो सर्किट पूरा होता है, इसी से ही हमारी जो नॉर्मल सेल बैटरीज हैं वो काम करती हैं। अब देखो मैं सीधा सीधा मुद्दे के ऊपर आता हूं कि हाइड्रोजन क्यों बेस्ट नहीं है कंपेयर टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। पहली बात इनएफिशिएंट है, दूसरी बात हमें ये एक और चीज देखनी पड़ेगी कि हाइड्रोजन हमें कहां से मिलता है। हम इलेक्ट्रोलिसिस फ्रेश वाटर का करते हैं, जी हाँ फ्रेश वाटर का, सी वाटर का नहीं। अब पीने को पानी है नहीं, फ्रेश वाटर कितना है आप समझ सकते हैं खुद ही, राइट। बेंगलुरु में तो पानी खत्म होने वाला है, अब जब फ्रेश वाटर है ही नहीं तो आप इतना हाइड्रोजन निकालोगे कैसे। दूसरा, इसकी एनर्जी डेंसिटी उतनी नहीं है और ये इतना इनएफिशिएंट है कि आपको जो मेक सेंस है वो इलेक्ट्रिक पे ही जाना पड़ता है। और साथ के साथ में हाइड्रोजन महंगा भी बहुत है, और ये महंगा इसलिए है क्योंकि बहुत ज्यादा एनर्जी खपानी पड़ती है नॉर्मल हाइड्रोजन को निकालने के लिए। अब देखिए यार, कुछ लोग जो है वो अलग ही लेवल का तर्क दे देते हैं, कुछ लोग ये बोल देते हैं कि हाइड्रोजन के पंप्स बनाने पड़ेंगे हमें फ्यूल के। अब देखिए यार, इस तरीके से देखा जाए तो जो हमारे चार्जिंग स्टेशन है वो भी अवेलेबल नहीं थे, बट उसका भी इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया ना। तो इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी बड़ी कमी नहीं होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर आप ओवर द टाइम पीरियड आप आराम से बना सकते हो, बट किसी की आप एनर्जी डेंसिटी नहीं बढ़ा सकते हो। आप एफिशिएंसी को जरूर इंक्रीज कर सकते हो नए प्रोसेसेस को इंक्लूड करके, बट उसकी नेचर के अंदर जो आपने एनर्जी डेंसिटी फिक्स कर दी है उसको आप इंक्रीज कर ही नहीं सकते हो। एंड मैक्स टू मैक्स आप सिर्फ और सिर्फ 70% पे लेके जा सकते हो एफिशिएंसी को, यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की एफिशिएंसी अभी भी उससे 20% ऊपर है। अब बात यह आ जाती है कि अगर हाइड्रोजन इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है ही नहीं तो क्यों दुनिया के सारे पॉलिटिशियंस, दुनिया की सारी कंट्रीज, दुनिया के कई सारे बड़े बड़े बिजनेसेस जो कि इस ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री के अंदर ही है, जैसे कि टोयोटा, होंडाई, वो इस पे बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर रहे हैं, राइट। सरकारें इस पे बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर रही हैं, तो बेवकूफ तो होंगी नहीं। अब दूसरी तरफ अगर मैं देखूं, सेम लॉजिकल फैलेसी देखूं, तो एलोन मस्क भी दुनिया के अमीरों इंसानों में से आता है, दिमाग वाला भी है और उसकी काफी सारी कंपनीज भी हैं, तो क्या वो गलत बोल रहे हैं? नहीं, यहाँ पे दोनों ही अपनी अपनी जगह पे सही हैं। देखिए, बिजनेस के अंदर कोई सही गलत नहीं होता, बिजनेसमैन का काम होता है सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी बेचना। वो अच्छी हो बुरी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक लोग उसको खरीदने वाले बैठे हैं वो बना के बेच देंगे, और इसमें कोई गलत बात भी नहीं, क्योंकि कंपनीज जो है वो भंडारा लगा के नहीं बैठी हुई है, उनको प्रॉफिट्स कमाने हैं, और प्रॉफिट्स कमाने के लिए आपको टेक्नोलॉजी को बेचना पड़ेगा।
बात आ जाती है कि इम्प्लीमेंटेशन मेन कौन करता है। इम्प्लीमेंटेशन करती है वो है गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट के ऊपर बात आता है तो क्या गवर्नमेंट के पास इतना दिमाग नहीं है? तो देखिए यार, नितिन गडकरी सर जो है वो बहुत ज्यादा फोकस करते हैं स्टार्टअप्स के ऊपर एज वेल एज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर भी। यानी कि उनका कोई ऐसा रूल नहीं है कि वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के खिलाफ है या फिर हाइड्रोजन को ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं, वो दोनों की तरफ जा रहे हैं। लेकिन बात यह आ जाती है कि जो नितिन गडकरी सर है वो एक लॉयर है, वो एक साइंटिस्ट नहीं है। तो अब वो साइंटिस्ट नहीं तो उसके डिसीजंस कौन लेता है? उनके डिसीजंस लेते हैं उनके टेक्निकल एडवाइजर्स। अब टेक्निकल एडवाइजर्स के पास क्या दिमाग नहीं है क्या? बिल्कुल है। टेक्निकल एडवाइजर्स का पहले तो रोल समझ ले कि वो होते कौन और करते क्या है। जो हमारी गवर्नमेंट के अंदर टेक्निकल एडवाइजर्स होते हैं, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर के भी एक टेक्निकल एडवाइजर है, हमारे ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्टर के भी एक टेक्निकल एडवाइजर है, वो एक आईएएस ऑफिसर होते हैं। अब उन्होंने बीटेक क्लियर करके यूपीएससी भी क्लियर करके उस ओहदे पे वो बैठ गए हैं, लेकिन उनको काफी साल हो चुके हैं अपनी उस चीज को प्रैक्टिस करते हुए। और ना तो वो पूरी की पूरी R&D करते हैं, ना तो वो रिसर्च पेपर्स पढ़ते हैं। वो बस थोड़ा बहुत आपको डेटा दिखा दो और डेटा को मैनिपुलेशन करना बहुत आसान है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ब्यूरोक्रेट्स यानी कि टेक्निकल एडवाइजर्स की बनती है। उन्होंने कैसे इसको परमिशन दे दी बनाने के लिए। अब यहाँ पे जो कंपनीज है वो इस तरीके से बेचती हैं। एंड ये सबसे बड़ी चीज देखी जाती है कि यार ये तो इन लोगों ने तो इतने बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर दिए इस मार्केट के अंदर। बिल्कुल, बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर दिए हैं, इसी वजह से अब इनको मार्केट के अंदर थोड़ा बहुत प्रोडक्ट्स को बेचकर अपना जो रिफंड है, जो अपनी ROI है, उसको वापस लेना है। ROI उनको ये पता चल चुका है कि ROI तो ये पूरा निकाल नहीं सकते हैं, इसलिए जितने से जितना पुश हो सकते हैं, क्योंकि अगर अच्छी टेक्नोलॉजी को है ना आपको पुश करने की नीड नहीं है, क्योंकि ये इनएफिशिएंट भी है, इतनी महंगी भी है, साथ में हाइड्रोजन फ्यूल भी इतना महंगा है। और हाइड्रोजन कार्स के अंदर आप बेसिकली कर क्या रहे हो यार? हाइड्रोजन फ्यूल सेल से आप एनर्जी को बनाकर बैटरी में ही स्टोर कर रहे हो, यानी आप बैटरी तो उसमें ओवरऑल लगा ही रहे हो। जब आप उसके अंदर बैटरी लगा ही रहे हो तो उस बैटरी को बड़ा करके इसको हटा दो ना फ्यूल सेल को, और इसको सीधा सीधा ग्रिड से कनेक्ट कर दो, आपकी बैटरी चार्ज हो जाएगी। अब यह बात ये भी आ जाती है कि यार एमिशंस की बात में कर लेते हैं कि एमिशंस जो है वो बहुत की रोल प्ले कर रहा है आज के टाइम के ऊपर, क्योंकि काफ़ी सारी गवर्नमेंट्स और जो एक्टिविस्ट हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं इस चीज़ को लेकर, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गए हैं कि आपको इन्वायरमेंट को हार्म नहीं पहुँचाना है। बिल्कुल सही बात। तो क्या बैटरीज बनना कम हो जाएंगी या बंद हो जाएंगी? ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि बैटरीज जो है वो स्टोरेज डिवाइसेज हैं, वो प्रोड्यूस नहीं करती हैं, लेकिन एनर्जी को स्टोर करना जरूरी है, क्योंकि ग्रिड आपको एक लिमिटेड अमाउंट के अंदर ही एनर्जी को प्रोवाइड कर सकता है। उससे ज़्यादा ना तो वो ऊपर जा सकता है ना ज़्यादा नीचे जा सकता है, जिसकी वजह से आपको एक ऐसा डिवाइस चाहिए जिसमें आप एनर्जी को स्टोर कर सको। और फिलहाल के तौर पर जहाँ पे हमारी करंट अंडरस्टैंडिंग है वो लिथियम के ऊपर ही आके अटक जाती है। एंड आगे चल के हमें कई सारे दूसरे मटेरियल्स पे काम कर रहे हैं जहाँ पे हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, बट करंटली मार्केट के अंदर देखा जाए तो जो बैटरीज हैं वो ज़्यादा सेंस मेक करती है हाइड्रोजन से। और यहाँ पे एक और चीज़ समझनी पड़ेगी कि किसी भी इंडस्ट्री के अंदर 3 मेन चीज़ें होती हैं। पहली होती है फिजिक्स, दूसरी होती है उसकी इंजीनियरिंग, तीसरी होती है उसकी इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स ही सपोर्ट नहीं कर रहा हाइड्रोजन को। तो स्टार्टिंग में तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल को बनाया था कार्स के लिए, बट बाद में जब साइंटिस्टों को पता चला और जब उन्होंने रिसर्च करी तो ज़्यादा मेक सेंस यहाँ पे बड़े व्हीकल्स जैसे कि कार्गो शिप्स और ट्रक्स, ये ज़्यादा सेंस बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बैटरी आपको छोटी लगानी है। बैटरी आप ज़्यादा बड़ी कर नहीं सकते ज़्यादा, क्योंकि बैटरी ज़्यादा बड़ी कर दोगे तो आपका जो ट्रक पे ले जाने वाला सामान है वो कम हो जाएगा, एंड यहाँ पे जो ट्रक ड्राइवर्स हैं उनको लॉस होगा। इस वजह से हाइड्रोजन सबसे बेस्ट है उनके लिए, और हाइड्रोजन को आप आराम से कहीं पे स्टेशन पे जाके 5 मिनट के तो फ्यूल उसको अप भी कर सकते हो, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं आएगी। सेम फॉर कार्गो शिप्स। और यहाँ पे एक और चीज़ है कि ये क्योंकि एनर्जी को स्टोर नहीं करता फ्यूल सेल, ये एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, तो आप इसको एज ए जनरेटर यूज़ कर सकते हो घरों के अंदर, इसको एज अ पावर सोर्स प्रोड्यूस करवा सकते हो जो हमारे मोबाइल टावर्स होते हैं उनके लिए। सबमरीन्स में ये बहुत ज़्यादा यूज़ हो। तो देखिए यार, कंपनीज तो आपको माल बेचेंगी, या आपका खुद का दिमाग होना चाहिए कि आपको किस प्रोडक्ट पर जाना चाहिए और किस पे नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो बैटरीज पे चलते हैं फिलहाल के लिए वो ज़्यादा मेक सेंस करते हैं हमारे नॉर्मल हाइड्रोजन कार्स से। तो यहाँ पे कंपैरिजन बनता ही नहीं है, क्योंकि ज़्यादा इकोनॉमिकल वाइबल जो है वो सिर्फ और सिर्फ अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, ना कि हाइड्रोजन व्हीकल्स। तो यार आज के लिए बस इतना है। अगर वीडियो को आपको पसंद आई हो और कुछ सीखने को मिला हो तो मैं यही बोलूँगा कि वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को बिना सब्सक्राइब करे मत जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।